स्टार्ट करते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग के DPP4 सॉल्यूशन के साथ। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ASH3 arsenic trihydride HASH bond angle is 91.8 degree. The percentage of S and percentage of P character in ASH bond approximately will be। तो यहाँ पे हमें जिसका बॉन्ड एंगल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 91.8 डिग्री। ठीक है, तो हमें इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर हमें ASH बॉन्ड में बताना है। तो हम इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी ASH एंड देन ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो हमें एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 91.8 डिग्री। इसके ऊपर यहाँ पे दो लोन पेयर्स होते हैं और इसकी जो हमें बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है 1.519 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे हमें जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए बोला है ASH बॉन्ड में। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है, मतलब एस एस का एंगल से, जो बॉन्ड एंगल से जो रिलेशन होता है, तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो ये होता है cos थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस ऑफ एंड इक्वल्स टू पी माइनस 1/p। तो जब हम इसमें यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू जब 91.8 डिग्री जब पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें s की वैल्यू पता चल जाएगी और p की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमारी जो s की वैल्यू आएगी वो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी 3%, और जो p का जो यहाँ पे आएगा वो कितना आ जाएगा 97%। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो हमारा है 3% ऑफ एस एंड 97% ऑफ पी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हायर पी कैरेक्टर इन द एच। तो पी कैरेक्टर हमें यहाँ पे जज करना है इसमें। यहाँ पे जब हम इसमें देखेंगे NH3 और PH3 वगैरह के केस में, तो यहाँ पे इस SbH3 वाले केस में, SbH3 में, क्योंकि हमें यहाँ पे इसने बोला गया है कितना हायर पी कैरेक्टर बताना है यहाँ। तो SbH3 के केस में भी हमने जो लास्ट जो फॉर्मूला यूज़ किया था, तो हम जब स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड एंगल पुट करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसका एस कैरेक्टर क्या आ रहा है और पी कैरेक्टर क्या आ रहा है। तो सेम उसी फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे SbH3 के केस में जो एस कैरेक्टर आ रहा है, एस कैरेक्टर हमारा आ रहा है कितना, ओनली 1%, ओनली 1%। और ड्यू टू द लोन पेयर की वजह से जो पी कैरेक्टर जो होता है वो कितना आता है 3%। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ जो पी कैरेक्टर है, तो मैक्सिमम ऑफ जो पी कैरेक्टर जो कि ऑक्यूपाइड हो रहा है, क्योंकि अगर एस परसेंट कैरेक्टर जो आ रहा है वो 1% आ रहा है, तो रिमेनिंग जितना भी हमारा 99% जो हो जाएगा वो हमारा पी कैरेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या सही हो जाएगा। ASH3 में भी हम लोगों ने वैसे ही देख लिया था 97% आ रहा था, इसी तरीके से हम NH3 और PH3 के केस में भी देख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो हमें यहाँ पे मिल रहा था वो किसके केस में मिल रहा था, SbH3 के केस में, मतलब 99%। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ इन दो स्ट्रक्चर दिए हुए BF3 एंड BF2OH। ठीक है, तो क्लोरीन पे जो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हाई लोन पेयर डेंसिटी होने की वजह से, तो यहाँ पे जो रिपल्शन जो होगा वो रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा कॉज होगा। क्या कॉज होगा, ज़्यादा रिपल्शन, ज़्यादा कॉज होगा। तो रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से, रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। और बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा मतलब दैट मीन्स उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो बी ऑप्शन है हमारा, क्योंकि एक्स की जो होगी बॉन्ड लेंथ वो कम हो जाएगी और वाई की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द हाइब्रिडेशन इज 600 किलो जूल पर मोल इन केस ऑफ PH3 मॉलिक्यूल, देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म्ड होती है हमारी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होती है बाय द मिक्सिंग ऑफ, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बाय मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक, mixing of atomic orbitals which are more stable
orbitals are more stable and energy which is required, और एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है इसमें यहाँ पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं, स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबिलिटी फॉर्म कर रहा है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग के लिए, वो कंपैरेटिवली हायर एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू द जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लेसर होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो लेसर होती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो कंपैरेटिवली लेस होगी एज कंपेयर टू द हाइब्रिडाइजेशन में जो एनर्जी लगी है। जो हाइब्रिडाइजेशन में जो एनर्जी लगी है फॉर्मेशन में, एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड हुई है फॉर द हाइब्रिडाइजेशन में, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। उस वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन पीएच3, वो हाइब्रिडाइजेशन की एनर्जी से कम होगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, एनर्जी रिलीज इज लेस देन द 600 किलो जूल पर मोल। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर और एक्टिव लोन पेयर्स की हम यहाँ पे जब बात करेंगे, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर का मतलब होता है द लोन पेयर लोन पेयर which do not participate which do not participate do not participate in determining the which do not participate in determining the structure of the species, in determining the structure of species, structure of species, in determining the structure of species। तो हम यहाँ पे जब इसमें देखेंगे तो इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पे कि SbH3 H2SE वगैरह की हम बात करें यहाँ पे, तो XeF6 जो मॉलिक्यूल है, XeF6 मॉलिक्यूल के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका जो पोजीशन होनी चाहिए वो एक्सियल पोजीशन होनी चाहिए, एक्सियल पोजीशन। एंड इसकी जो ज्योमेट्री जो होगी वो पेंटागोनल पिरामिडल होनी चाहिए, पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल। बट पेंटागोनल पिरामिडल होनी चाहिए, बट ये एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं होती। एंड शेप जो मॉलिक्यूल का होता है, वो मॉलिक्यूल का शेप क्या हो जाता है, एक्चुअल जो आ जाता है वो क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल। वो क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल आने की वजह से दिस इम्प्लाइज दैट ये जो इसको रखा जाता है वो किस पे रखा जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। ड्यू टू द ऑक्टाहेड्रल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रखा जाता है। एंड दिस एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर। तो एक्सपेक्टेड जो होता है म्यू जो होता है, डायपोल मोमेंट जो एक्सपेक्टेड XeF6 के केस में होना चाहिए, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बट इन द रियल सेंस में जब हम देखते हैं तो ये जो आता है इसका डायपोल मोमेंट वो क्या आ जाता है, हमारा जीरो आता है। तो एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या है, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो डायनेमिक है इक्विलिब्रियम ऑफ द रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स के साथ। जो अदर स्ट्रक्चर है उसके साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे लोन पेयर जो कि प्रेजेंट है स्टीरियोकेमिकली एक्टिव एस ऑर्बिटल एंड सिमिलर स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व्ड। ओके, तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे क्या है, जो कि एक्सपेक्टेड जो एक्चुअल ज्योमेट्री है, जो कि यहाँ पे इसमें जो व्यू है, मतलब आना नहीं चाहिए ज़ीरो, बट लेकिन यहाँ पे इसका जो ज़ीरो आ रहा है कैलकुलेटेड, जो डायपोल मोमेंट ज़ीरो आ रहा है, तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो आने की वजह से भी यहाँ पे जो है, क्योंकि इसके लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। तो ये XeF6 के केस में हो रहा है। रेस्ट अगर हम लोग देखें SbH3 H2SE और PH3 के केस में अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे जो इसके लोन पेयर्स हैं, वो लोन पेयर्स जो इसके यहाँ पे प्रेजेंट है वो इसकी ज्योमेट्री को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब दे आर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीशीज। यहाँ पे जो जो इसकी एक्सपेक्टेड थी वो पेंटागोनल पिरामिडल होनी चाहिए थी, बट ऑक्टाहेड्रल आ रही है उसकी एक्चुअल ज्योमेट्री। और उसका जो डायपोल मोमेंट है वो भी ज़ीरो आ रहा है, कुछ नहीं आना चाहिए। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन ए बी और डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी और डी।
फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पे। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएच3 मॉलिक्यूल। हमें फॉस्फोरस ट्राई हाइलाइड के मतलब ट्राई हाइड्राइड के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है, पीएच3 मॉलिक्यूल के बारे में बात की जा रही है। तो पहला जो ऑप्शन है, पीएच3 हैज़ मच लोअर सॉलिबिलिटी इन वाटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ, क्योंकि पीएच3 की जो है वो टेंडेंसी नहीं होती फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी नहीं होती, इसलिए उसकी सॉलिबिलिटी जो होती है वाटर में वो कंपैरेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ NH3। So pH3 is very less polar compound and cannot form hydrogen bond with the water. Therefore, it is not soluble in water and escape as a gas forming the bubbles. तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग, जैसे कि इसकी कराते भी हम यहाँ पे, तो pH3, ठीक है, और इस तरीके से लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और जब इसके हम H+ से रिएक्शन भी करा रहे हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, PH4+ आयन फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो जब pH3 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म कर रहा है, इसलिए उसकी सॉलिबिलिटी जो है वाटर में कम है एज कम्पेयर टू NH3 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, द फॉर्मेशन ऑफ PH4 आयन इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ NH4+। तो PH3 की जब H+ से रिएक्शन करा के जब PH4+ आयन फॉर्म होता है, तो यहाँ पे ड्रैगोज रूल जो लग रहा है यहाँ पे, तो लोन पेयर जो कि यहाँ पे फॉस्फोरस पे जो है इज ऑलमोस्ट ऑन द प्योर एस ऑर्बिटल, ये जो है वो किस पे है, प्योर एस ऑर्बिटल के ऊपर है। तो ड्रैगोस रूल में यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि जो लोन पेयर जो कि प्रेजेंट है पीएच3 मॉलिक्यूल में, वो किसके ऊपर है, एस ऑर्बिटल के ऊपर है, और ड्यू टू द नॉन डायरेक्शनल नेचर इट्स ओवरलैपिंग टेंडेंसी, एंड इसमें नॉन डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से इसकी ओवरलैपिंग टेंडेंसी जो है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है टू अ लोन पेयर प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज डायरेक्शनल एज प्रेजेंट इन द NH3। तो यहाँ पे जो पीएच3 के ऊपर जो ये लोन पेयर जो कि प्रेजेंट हैं, वो ऑलमोस्ट किसके ऊपर आ रहे हैं, एस ऑर्बिटल के, और उसके नॉन डायरेक्शनल नेचर की वजह से वो किस में रिड्यूस हो रहे हैं, वो लोन पेयर प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन में है, उसमें यूज हो रहा है वो, विच इज डायरेक्शनल एज प्रेजेंट इन NH3। तो NH3 के केस में क्या हो जाता है, वो डायरेक्शनल हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ PH4 आयन इसलिए डिफिकल्ट हो गया क्योंकि जो उसके लोन पेयर से जो कि प्रेजेंट केस में है, एस ऑर्बिटल पे प्रेजेंट है, एस ऑर्बिटल पे प्रेजेंट होने के और नॉन डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से वो क्या हो रहा है, टू अ लोन पेयर उसमें रिड्यूस हो रहा है, जिसमें कि जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में यूज हो रहा है, तो ये डिफिकल्ट होता है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी भी सही है। फिर हम यहाँ पे बात करें अगर कि द कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी ऑफ पीएच3 इज मच हायर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द NH3। तो यहाँ पे NH3 जो है वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लुइस बेस, स्ट्रॉन्ग लुइस बेस है। NH3 हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लुइस बेस है। स्ट्रॉन्ग लुइस बेस होने की वजह से लुइस एसिड और लुइस बेस हमें पता ही है, लुइस एसिड जो होते हैं वो हमारे प्रोटॉन डोनर होते हैं, लुइस बेस जो होता है वो हमारे प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो ओके, सॉरी, लुइस एसिड जो होते हैं हमारे प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, लुइस बेस जो होते हैं हमारे प्रोटॉन डोनर होते हैं, ठीक है। तो टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स बाय डोनेटिंग, तो कॉन्सिक्वेंटली जो टेंडेंसी जो होती है NH3 की जो होती है, वो क्या होती है कि डोनेट करना इलेक्ट्रॉन पेयर को टू द मेटल इज मच हायर देन दैट ऑफ द पीएच3। तो यहाँ पे NH3 जो है वो लुइस स्ट्रॉन्ग लुइस बेस है, और इसकी टेंडेंसी क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करने की, हाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी एज कम्पेयर टू पीएच3 से। तो NH3 इज बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट दैन द पीएच। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। डी की अगर हम बात करें, द लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी फॉर द फॉस्फोरस इन केस ऑफ PME3 इज मच लेस बिकॉज द लोन पेयर रेसाइड्स एट ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी होती है पी की, इन केस ऑफ PME3, यहाँ पे जो है ग्रुप है वो Me3 है, मेथाइल ग्रुप आ गया, इज मच लेस होती है बिकॉज द लोन पेयर्स, वो हमने जो देखा था वो PH3 के केस में देखा था, बट PME3 के केस में ये कंडीशन नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट अबाउट द बॉन्ड एंगल। तो अगर हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल की जब बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल में यहाँ पे क्या है कि जो साइज का जो वेरिएशन है, कि यहाँ पे जो है रिपल्शन होता है बिटवीन द लार्जर एटम्स, जैसे जो लार्जर एटम्स हमारे यहाँ पे क्या आ रहे हैं, जैसे कि ब्रोमीन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, ठीक है, तो ये लार्जर एटम्स है, तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाता है, रिपल्शन कॉज हो जाता है। बल्कि हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या स्मॉलर इन साइज है एंड एक्सपीरियंस वो लेस कंपैरिजन मतलब रिपल्शन फेस करता है। इसका जो रिपल्शन होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, लेसर होता है, लेस रिपल्शन होता है ना।
तो लेस रिपल्शन होने की वजह से इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कंपैरेटिवली इसमें जो होता है वो कम होता है। और इसमें क्या हो जाता है, रिपल्शन हाई होने की वजह से, रिपल्शन हाई होने की वजह से इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। बॉन्ड एंगल इसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल इसमें ज़्यादा होने की वजह से, तो इसके जो बॉन्ड एंगल होंगे जो ब्रोमीन और क्लोरीन वाला, तो यहाँ पे एक केस है, ये मेंशन किया हुआ है, ये हुआ है, तो ये तो इसमें दोनों में ज़्यादा हो जाएंगे। उसी तरीके से पी एफ पी एच टी को भी मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे इस वाले केस में हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करी जाती है पी एच थ्री और पी एच फोर प्लस के केस में। तो पी एच थ्री और पी एच फोर प्लस के केस में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो पी एच थ्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। पी एच थ्री का इसका जो एंगल होता है वो कितना हो जाता है, 93.6। ठीक है, एच और ये एच और ये एच, ये यहाँ पे इस पर लोन पे प्रेजेंट होता है। इसका एंगल होता है 93.6 डिग्री, और इस पर जब हम लोग हाइड्रोजन एडिशन कर देते हैं तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाती है इसकी, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, ये हमारी बन जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और इसका जो एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है, 109 डिग्री। टेट्राहेड्रल में कितना एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसमें भी डी ऑप्शन में भी पी एच फोर का ज़्यादा होगा, तो मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो हमारे सेवन्थ में सभी ऑप्शन सही है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पे। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल अमंग द फॉलोइंग। अब हमें इसमें इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है बॉन्ड एंगल का। तो हमने यहाँ पे साइज़ का वेरिएशन तो देख ही दिया था कि जो साइज़ का जो है, तो इसमें यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे वही है कि रिपल्शन वगैरह का फैक्टर एज वेल एज साइज़ का भी फैक्टर काम करेगा। तो यहाँ पे इस वाले केस में अगर हम ए की बात करते हैं, तो ए वाले में जब हम देखेंगे यहाँ पे हमसे क्या बोला गया, इनकरेक्ट ऑर्डर हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो इनकरेक्ट ऑर्डर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो साइज़ है फ्लोरीन का, और ये यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन का जब कंपैरिजन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन के केस में रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लोन पेयर की वजह से, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से, और एज वेल एज फ्लोरीन का साइज़ ज़्यादा है, तो इसका ये एस आई एफ फोर पहले आएगा और एस आई एच फोर बाद में। तो ये हमारा गलत, मतलब इनकरेक्ट पूछा है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ऑर्डर गलत है बट ऑप्शन सही है। फिर हम बात करते हैं बी में, पी एच थ्री, पी एफ थ्री और पी सी एल थ्री के केस में। तो इसका साइज़ ग्रेटर है, सही है, ये भी सही है और ये भी सही है क्योंकि साइज़ का रेशो हो गया। उसी तरीके से अगर मैं सी में बात करूँगी यहाँ पे, तो बी एच एफ फोर, तो ये इसका जो है साइज़ क्या है, कंपैरेटिवली स्मॉलर है, तो ये पीछे की साइड पे जाता। तो ये भी हमारा गलत, मतलब इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन सही है। फिर मैं डी की अगर यहाँ पे बात करूँ, तो एच टू ओ के केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे लोन पेयर डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो लोन पेयर डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो रिपल्शन जो होता है वो ज़्यादा कॉज होगा, उसकी वजह से उसका क्या है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो साइज़ है, मतलब ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। यहाँ पे साइज़ का भी वेरिएशन आ जाएगा, एक तो लोन पेयर रिपल्शन तो रहता ही है, और यहाँ पे जो साइज़ का भी जो वेरिएशन आएगा सल्फर के केस में, सल्फर का साइज़ ग्रेटर है, तो यहाँ पे उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा एच टू ओ के केस में। तो ये भी गलत ऑर्डर है और ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, डी। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की साइड पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हमें ये मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं जिसमें हमें बताना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसका है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया हुआ है पी एच फोर, सेकेंड ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है एस आई एच फोर दिया हुआ है, थर्ड पी फोर वाइट फॉस्फोरस, एंड डी जो दिया हुआ है एस बी एच थ्री दिया हुआ है। एस आई एच फोर के केस में जो होती है वो ज्योमेट्री हमारी इस तरीके से बनेगी, वही टेट्राहेड्रल शेप ही हो जाता है इसका भी एस आई एच फोर के केस में। और इसका जो बॉन्ड एंगल जो आ जाएगा वो कितना आ जाता है हमारा, 109 डिग्री 8। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन जो होता है वो एस पी थ्री होता है। उसी तरीके से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और अगर हम इसके केस में देखें पी एच फोर प्लस के केस में, पी एच फोर का भी हमने स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे, पी एच फोर का भी जो स्ट्रक्चर बना था वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का ही बना था। उसमें भी जो हाइब्रिडेशन आ रहा था वो कितना आ रहा था, एस पी थ्री आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारे दो मॉलिक्यूल्स है जिसके केस में हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है हमारा, एस पी थ्री हाइब्रिडेशन आ रहा है। तो पी एच फोर
और SiH4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। P4 मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होती है इसमें। और SbH3 के केस में भी अगर हम लोग देखें तो SbH3 के केस में भी हमारी हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होती, मतलब A और B हमारा सही हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की साइड पे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन व्हिच हाइब्रिडेशन इज एब्सेंट इन द अंडरलाइन एटम। तो हाइब्रिडेशन एब्सेंट जिस केस में होता है वो फॉलो करता है ड्रैगोस रूल। ड्रैगोस रूल फॉलो करता है। ड्रैगोस रूल की जो हमारी कंडीशन होती है कि जो सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम का जो साइज होगा वो ग्रेटर होगा, सेंट्रल एटम का जो साइज होगा वो ग्रेटर होगा। एंड जो साइड एटम्स हैं, साइड एटम्स का जो साइज होगा वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। एंड लोन पेयर्स प्रेजेंट होने चाहिए, लाइक लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट होने चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये जो तीन कंडीशन है इसको देखते हुए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो P4 जो है, P4 में हमारे जो सेंट्रल एटम और साइड एटम है वो सेम है, तो यहाँ पे ड्रैगोस रूल अप्लाई होगा, मतलब इस पे हाइब्रिडेशन की एब्सेंस होगी, मतलब ये एब्सेंट होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ GH4 के केस में, तो लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर प्रेजेंट होने चाहिए, तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर GH4 के केस में लोन पेयर्स प्रेजेंट, मतलब GH4 के केस में लोन पेयर्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये जो है वो ड्रैगोस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन प्रेजेंट होगा। उसी तरीके से अगर मैं PF3 के केस में बात करूँ, तो PF3 के केस में जो फ्लोरीन का जो साइज़ है और स्मॉलर है, और एज वेल एज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है। और PF3 के केस में यहाँ पर लोन पेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट जो इसका साइड एटम का जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली इतना स्मॉलर नहीं है, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट करती है, मैं इसमें भी प्रेजेंट। बट SiH3 के केस में अगर हम लोग देखें, PSiH3 के केस में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके केस में जो सेंट्रल एटम का जो साइज़ है वो ग्रेटर है, बट यहाँ पे ये जो सराउंडिंग एटम्स है SiH3 इसका साइज़ क्या है, कंपैरेटिवली लेसर हो जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी इस पे ज़्यादा कुछ इफेक्ट है नहीं। तो ये जो है ये ड्रैगोस रूल को फॉलो करेगा, और इसलिए इसमें क्या होगा, हाइब्रिडेशन एब्सेंट होगा। तो मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 2।